केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना जाती हैं मगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना पाते। दूसरी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों चीज़ें बना देती हैं। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसके लिए लगता है, तो भैया केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लगता है, केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर, मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, रेट बराबर हो सकती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन भी बराबर है, बराबर हो भी सकती है कंसंट्रेशन, नहीं भी हो सकती है, याद रखना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो सॉलिड से लिक्विड के बीच में, लिक्विड से गैस के बीच में, सॉलिड से गैस के बीच में, इन सब के बीच में चल रहा हो, उसे आप बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिजिकल स्टेट्स के बीच में चल रहा है ये। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल याद कर लेते हैं, जैसे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के सबलाइन सॉलिड, जैसे NH4Cl, I2 है, कफूर है, नेप्थलीन है, ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल हैं। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल वाटर का इवेपोरेशन या कंडेंसेशन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इक्विलिब्रियम के लक्षण, तो इक्विलिब्रियम ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ पर कांस्टेंट, जब सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी तब इक्विलिब्रियम आएगा। एट इक्विलिब्रियम ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ बिकम कांस्टेंट, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोल्स हैं। उसके बाद कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। और हमने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो डेल्टा जी जीरो और डेल्टा जी बराबर माइनस NFE नॉट ई सेल, तो ई सेल भी जीरो अगर डेल्टा जी जीरो। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट की भी साइड से अचीव किया जा सकता है, रिएक्टेंट की साइड से भी अचीव किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे और एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल याद करते हैं, जैसे सोडा बोतल को ओपन करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है और ड्यू टू लॉस इन प्रेशर कम होने की वजह से। अब बात करते हैं आगे ग्राफ। दो ग्राफ दिए गए हैं, एक रेट और टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है, दूसरा कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है। दोनों ग्राफ को देख लेंगे और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में यहाँ लिखा है। जब फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, ये तो मैं पता ही है। देखो यहाँ फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है। और बैकवर्ड में प्रोडक्ट कम होता चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता चला जाएगा तो रिएक्टेंट बढ़ता चला जाएगा। और कंसंट्रेशन और रेट दोनों अलग अलग हैं, सही बात है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के ग्राफ अलग अलग हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम LOMA शॉर्ट में लोमा भी बोलते हैं, तो हमने याद किया था कि रिएक्टेंट का तो घर बैकवर्ड है और प्रोडक्ट का घर फॉरवर्ड। P फॉर प्रोडक्ट, P से फॉरवर्ड घर है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का घर है बैकवर्ड। बहुत अच्छे से याद किया जाता था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके एक्टिव मास के बराबर होगी, रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे सीधा याद रखो, Kc बराबर, Kc मतलब रिएक्शन का कांस्टेंट है, Kc क्या है, रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। तो Kc बराबर ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो कांस्टेंट है वो Kf हो जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो कांस्टेंट है वो Kb हो जाएगा। कैसे होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, फॉरवर्ड में बन रहा है, देखो फॉरवर्ड किसका घर है, फॉरवर्ड घर आपका प्रोडक्ट का है और बैकवर्ड घर रिएक्टेंट का है। कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि Kc बराबर ऊपर प्रोडक्ट सारे जोड़कर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट सारे जोड़कर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और दूसरा Kf/Kb होता है, ऊपर फॉरवर्ड नीचे बैकवर्ड। बात खत्म। नीचे बैकवर्ड मतलब, तो नीचे बैकवर्ड किसका घर है, बैकवर्ड घर है रिएक्टेंट का, तो नीचे रिएक्टेंट
के एफ ऊपर है तो के एफ फॉरवर्ड किसका घर है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऊपर है। बात खत्म। याद करना है, याद ये भी कर सकते हो आप यहाँ से कि के पी बराबर के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या है, प्रोडक्ट के गैस वाले मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले मोल, प्रोडक्ट के गैस वाले मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले मोल। सही बात है। के पी बराबर के सी आर टी इंटू डेल्टा एन जी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो डेल्टा एन जी बराबर प्रोडक्ट के गैस वाले मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले मोल। लिखा है कि गैस वाले मोल लिखना है या सॉलिड लिक्विड के कभी नहीं लिखने हैं। अगर प्रोडक्ट के गैस वाले मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो के पी बड़ा हो जाएगा, के सी छोटा हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट के गैस वाले मोल बड़े हैं प्रोडक्ट से तो के पी बड़ा हो जाएगा और के सी छोटा हो जाएगा यहाँ पर। और एन पी मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मोल बराबर है तो के पी बराबर के सी के। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इसमें हमें डेल्टा एन जी निकालना है। तो गैस वाले मोल दोनों के एक के दो हैं, एक के एक हैं, घटा दो। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाले को घटा दो, बात खत्म। जो आए वो लिख लो। उसके बाद नीचे एक ट्रिक लिखी है कि के दोनों में कॉमन है। सही बात है, प्रोडक्ट में भी कॉमन है और रिएक्टेंट में भी कॉमन है। तो पी से प्रोडक्ट, पी से के पी, पी से प्रोडक्ट, पी से के पी, मतलब पी से प्रोडक्ट ज़्यादा तो पी से के पी ज़्यादा। अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो के पी ज़्यादा होगा। कितनी अच्छी ट्रिक है। अभी आप प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा, रिएक्टेंट के ज़्यादा, ये सब सोचना ही नहीं है। पी से प्रोडक्ट ज़्यादा, पी से प्रोडक्ट, पी से के पी। अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं गैस वाले तो सीधी बात है कि प्रोडक्ट आपका मतलब आपका के पी ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट के मोल कम है मतलब रिएक्टेंट के ज़्यादा है, मतलब आपका के सी ज़्यादा हो जाएगा। सीधी बात, पी से प्रोडक्ट, पी से के पी ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा और प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा तो के पी ज़्यादा। आगे एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर। नीचे फिर वही फार्मूला कि के सी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सीधी बात है। आगे आ जाते हैं। आगे के सी की यूनिट लिखते हैं। के सी की यूनिट मोल पर लीटर होगी या जो मोल पर लीटर और पावर में डेल्टा एन जी या सॉल्यूशन में दी होगी। के पी की भी यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा एन जी होगी या सॉल्यूशन में जो दी जाए। मान लो के पी और के सी केवल टेम्परेचर बदलने पर बदलेंगे। के पी और के सी केवल टेम्परेचर बदलने पर बदलेंगे, हमेशा याद रखो। और एक फॉर्मूला यहाँ से याद रखो कि लॉग K2 अपॉन K1, लॉग 10 लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू अपॉन 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है वन टॉप इक्वेशन, याद रख लेना। उसके बाद एक ग्राफ और है IN के से टेम्परेचर के बीच में, ये ग्राफ दिया गया है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ते हैं तो इसे पहले पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक। एक्स से एक्सो का मतलब बाहर, बाहर का मतलब पति रहता है घर के बाहर। और इसे इंडो का मतलब अंदर, मतलब पत्नी रहती है घर के अंदर। सही बात है। और काम कौन करेगा, पत्नी होगी गुस्से वाली, काम करेंगे पतिदेव। तो के फॉर टेम्परेचर ज़्यादा तो काम ज़्यादा, पत्नी गुस्सा ज़्यादा तो काम ज़्यादा। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, किस में, एंडोथर्मिक में, क्योंकि पत्नी गुस्से वाली है तो काम और गुस्सा दोनों साथ साथ। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो काम ज़्यादा, मतलब पत्नी को गुस्सा ज़्यादा आएगी तो पति काम ज़्यादा करेगा। टेम्परेचर कम, पत्नी का गुस्सा कम तो काम पति करेगा कम। पत्नी ने देखा कि काम ज़्यादा बाकी है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया मतलब काम ज़्यादा कर देगा पति, अब के ज़्यादा हो जाएगा। और पत्नी ने देखा कि काम कम बाकी है तो गुस्सा कम, टी कम तो काम भी कम करेंगे। पतिदेव कहेंगे पत्नी का गुस्सा शांत हो गया, काम करेंगे कम, आराम कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब पति, तो पति के टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जब पत्नी का टेम्परेचर ज़्यादा तो कब ज़्यादा हो जाएगा, ये पति के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो अगर पत्नी का टेम्परेचर कब ज़्यादा होगा, जब पतिदेव काम कम करेंगे। पत्नी का टेम्परेचर ज़्यादा तो पतिदेव ने काम कम किया है, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। और पत्नी का टेम्परेचर कम मतलब पत्नी खुश है, मतलब पतिदेव ने काम बहुत ज़्यादा किया है इसलिए ही तो पत्नी खुश है, तो टी कम और काम ज़्यादा। केवल एक्सोथर्मिक में। इंडो एक्सो आप पहचान लेंगे, कैसे पहचान लेंगे वो अभी हम और आगे बनाएंगे। एनर्जी वाला एक कॉन्सेप्ट है, उससे भी फ़िलहाल इतनी चीज़ हम सीख गए। यहाँ से आगे जाते हैं। अब रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो सीधी बात है,
अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x करोगे, मतलब 2 गुना 3 गुना या 4 गुना करोगे, तो जो नया k आएगा वो k की पावर x हो जाएगा, पुराने k के बराबर। और 1/y करोगे, जैसे आधा कर दोगे, पहली रिएक्शन दूसरे की आधी कर दी, आधी गुनी 1/2 या 1/4, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ky जितनी गुनी करोगे, 2 हाफ करोगे या 1/4 करोगे, उतने से के बराबर हो जाएगी, k इंटू 1/y कर दोगे। और रिएक्शन है, हर रिएक्शन को ऐड करना है तो गुणा ही लगाना है। कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करना है तो प्लस का साइन नहीं लगाना है। जैसे एक रिवर्स हो रही है, एक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल रहा है, फिर भी k1 इंटू k2 इंटू k3 कर लेना है, और ये जो ऊपर वाले केस है इनमें कोई केस भी हो तो लगा देना है। जैसे ऊपर लिखे बवाल को याद कर लिया है, तो अब क्वेश्चन हमारे स्टाइल में करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि पहली रिएक्शन है वो तीसरी की उल्टी है। कैसी है? तीसरी की उल्टी है। उल्टी मतलब रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टी, तो इसका k 1/k के बराबर आ जाएगा। सही बात है। पहली रिएक्शन दूसरी की उल्टी है। और रिएक्शन नंबर 2 क्या है? रिएक्शन नंबर 2 का 3 से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है तो केवल रिएक्शन ऐड हो रही है, मतलब डायरेक्ट k का गुणा कर देंगे, तो सीधी बात है k बराबर k1 जो है, k1 क्या था? ये जो पुराने k के 1/k1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि रिवर्स हुई है, तो देखो नया आएगा जो 1/k आएगा, ठीक है। और दूसरी में कोई चेंज नहीं है तो इंटू k2 कर दो, आ गया आंसर। ऐसे ही हमारे एक रूल्स भी हैं 2 कि चाहे कितनी भी रिएक्शन दी हो, पहले ये पता करो कि किसका कनेक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाली रिएक्शन से है, मतलब किसका क्या कनेक्शन है, कौन सी रिवर्स है, कौन सी दोगुनी है, कौन सी दुगुनी है। फिर क्या करना है? फिर बस जिनका जो कनेक्शन है वैसे ही सारी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गुणा करके लिख दो। जैसे k1 इंटू k2 इंटू k3 लिख दो डायरेक्ट, अगर 3 रिएक्शन है। उसके बाद देखो कि कौन सा दोगुना है, कौन सा 3 गुना। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, अगर k1 वाली रिएक्शन दी हुई रिएक्शन की दोगुनी है, सही बात है, और k2 वाली रिएक्शन इसकी रिवर्स है, सही बात है, और k3 वाली रिएक्शन का कोई संबंध नहीं है, अलग है, तो बताओ। तो नया k1 इंटू k2 इंटू k3 लिख लिया। अब उसके नीचे लिख लो k1 दोगुना है, k2 रिवर्स है, तो 1/k2 कर दिया आगे जाके। k1 दोगुना है, दोगुना मतलब तो k1 की पावर 2 कर दिया, k1 की पावर 2 कर दिया। अब इसे सॉल्व करके लिख लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक को, रिएक्शन कांस्टेंट, QC से जिसे डिनोट करते हैं। QC क्या है? QC बिल्कुल KC जैसा ही है, लेकिन फिर आप बोले कि अंतर क्या है? ये पार्ट हमने पहले पढ़ा नहीं था, इसलिए इसे आराम से पढ़ेंगे। तो QC जो है वो किसी कांस्टेंट पर लग सकता है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब भी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तब भी। लेकिन जो KC है वो एट इक्विलिब्रियम, केवल इक्विलिब्रियम पर लिखोगे। तो लिखा है जैसे KC को लिखते हो वैसे ही QC को लिखते रहो। सही कहा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन करके। तो अब आगे आया कि आगे कैसे लिखें, तो QC ज़्यादा होगा, QC ज़्यादा होगा और KC कम होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ। काम पता कैसे करें? हमने कहा वो सब छोड़ो, पहले इतना याद कर लो कि QC ज़्यादा और KC कम तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सीधी बात याद रखो, P से प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा या तो रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड की इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन। खैर छोड़ो, यहीं पर देखते हैं। QC ज़्यादा KC कम तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, इतना रट लो। और QC कम और KC ज़्यादा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा, इतना रट लिया साहब। उसके बाद टेम्परेचर जो है, पहले का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है, मतलब पहले का जो टेम्परेचर है या पहले का जो टाइम है वो इक्विलिब्रियम वाले टाइम से ज़्यादा है, पहले का जो टाइम है वो इक्विलिब्रियम वाले टाइम से ज़्यादा है, तो KC छोटा होगा और QC बड़ा होगा। सही बात है। और अगर पहले का टाइम और इक्विलिब्रियम का टाइम दोनों बराबर हैं, या इक्विलिब्रियम का टाइम ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम कम है, तो QC बराबर KC होगा। तो बस इतना याद रखो कि अगर T ज़्यादा है, T इक्विलिब्रियम से, तो QC बड़ा होगा, KC छोटा होगा। अब यहाँ से समझ में नहीं आया होगा तो और इजीली समझते हैं कि T समय जो इक्विलिब्रियम से पहले का लिया गया है, जो इक्विलिब्रियम से पहले का लिया गया है, मतलब इक्विलिब्रियम से पहले KC बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा?
क्यूसी बड़ा होगा, सॉरी, इक्विलिब्रियम से पहले, नीचे लिखा है इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद करो। इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से, इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से, इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से, इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से। याद हो गया। अब इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम के बाद केसी और क्यूसी बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम के बाद क्यूसी और केसी बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से, इक्विलिब्रियम से पहले क्यूसी बड़ा होगा केसी से, मगर इक्विलिब्रियम के बाद क्यूसी और केसी बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम के बाद क्यूसी और केसी बराबर हो जाएंगे, इतना याद रख लेना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आया कि 2a बराबर b प्लस सी है, तो केसी दिया गया है 4 × 10⁻³ एट गिव एंड टाइम, तो कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, सही बात है। तो ए की कंसंट्रेशन बराबर बी की कंसंट्रेशन बराबर सी की कंसंट्रेशन, क्योंकि ए 2 है तो इधर बी प्लस सी 2 है। अगर ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया जाए, मतलब केवल ए रख दिया जाए, तो तीनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ये हमें दिया गया है, ये हमने खुद नहीं माना है, ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन ने खुद दिया है कि ए की कंसंट्रेशन बराबर है बी की कंसंट्रेशन बराबर सी की कंसंट्रेशन बराबर 2 × 10⁻³ m, बात ख़त्म। अब हमें क्यूसी लिखना है, तो क्यूसी कैसे लिखते थे? क्यूसी लिखते थे जैसे केसी लिखते हैं, मतलब ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बी की और सी की लिख लो, तो 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ और नीचे केवल प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक ही है, तो 2 × 10⁻³ लिख लिया। 2 × 10⁻³ और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो दोनों ऊपर नीचे कट गए। अब क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई है और केसी कितना है? 4 × 10⁻³, मतलब क्यूसी बड़ा है। क्यूसी क्या है? बड़ा है। क्यूसी बड़ा है किससे? केसी से। यहाँ क्यूसी बड़ा है केसी से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? हाँ, तो इसमें क्या था, क्यूसी 1 आया है और केसी 4 × 10⁻³ है, मतलब केसी छोटा है और क्यूसी बड़ा है। तो हमने क्या याद किया था, अगर क्यूसी आपका बड़ा है और केसी आपका छोटा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम जाएगा। अगर क्यूसी बड़ा है और केसी छोटा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा था? क्यूसी बड़ा है और केसी छोटा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जा रहा था, तो ये यहाँ से फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना, क्योंकि केसी तो माइनस का हो जाएगा ना और क्यूसी 1 है, क्यूसी ज़्यादा है। अब होमोजीनियस इक्वेशन या हेट्रोजीनियस इक्वेशन, या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इनके बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम फेज़ में होंगे, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। सेम फेज़ मतलब या तो दोनों गैस हैं तो गैस रहेंगे, या मिसाइबल लिक्विड्स हैं तो दोनों लिक्विड्स रहेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट फेज़ में, मतलब मिसाइबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं, इमिसाइबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स हो सकते हैं तो अलग अलग सॉलिड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, एक गैस है तो दूसरा लिक्विड हो सकता है। इनके नीचे 2 एग्जाम्पल दोनों के दिए गए हैं। इधर एक एग्जांपल है जो सॉलिड है लेकिन डिफरेंट सॉलिड्स हैं, ये एक ए और बी डिफरेंट सॉलिड्स हैं, तो ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट खत्म। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाते हैं। अल्फ़ा का एक ही फार्मूला याद करो और डिसोसिएशन या एसोसिएशन हर जगह रख दो। कैसे? डिसोसिएशन और एसोसिएशन हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहाँ केवल हमें एक फार्मूला ज़्यादा याद रखना है। क्या? एसोसिएशन की तरफ या डिसोसिएशन की तरफ एक याद कर लेना, तो हम कर लेते हैं एसोसिएशन की तरफ, डिसोसिएशन की तरफ। 1 अल्फ़ा बराबर डी माइनस का स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है? रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी, स्मॉल डी क्या है? प्रोडक्ट की वेपर डेंसिटी, अपॉन स्मॉल डी n माइनस का 1, स्मॉल डी इंटू n माइनस का 1। स्मॉल डी मतलब प्रोडक्ट की वेपर डेंसिटी, बराबर
अगर ये फॉर्मूला लगाओ तो, वरना दूसरा MT थ्योरेटिकल मोलर मास मतलब जो रियल मोलर मास होता है किसी का, माइनस MO ऑब्जर्व मोलर मास मतलब क्वेश्चन ने किसी का मोलर मास 120 दे दिया, हकीकत में 64 होता है वो वाला। उसके बाद नीचे है वो ऑब्जर्व मोलर मास जो क्वेश्चन ने दिया है, इंटू N माइनस का 1। अब एसोसिएशन के लिए अगर लिखना है तो यहाँ N की जगह 1/N कर देना। बाकी ये पढ़ा हुआ पार्ट है तो इसे एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से ही पढ़ लेंगे और हो जाएगा। तो अब कौन सा पार्ट बचता है? अब इसके बाद KC कैसे लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमेन क्या होता है मोल्स इंटू मोलर मास बराबर मोल्स इंटू मोलर मास एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या करना है M1 इंटू M1 बराबर M2 इंटू M2। M1 पहला क्या है मोल्स और दूसरा M1 क्या है मोलर मास, MM करके बराबर कर देना है, बात खत्म। नीचे क्या है, नीचे रिएक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर T बराबर 0 टाइम पे C मोल्स बने थे। अब T बराबर 0 टाइम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो 0 ही बना होगा ना, कि अभी बनना शुरू होगा 2-4 सेकंड में। तो T बराबर 0 पे C मोल्स बने हैं और प्रोडक्ट 0 है। अब T बराबर T टाइम आ गया, मतलब कुछ टाइम हो गया तो C से X मोल घट गए, और वो X मोल कहाँ गए प्रोडक्ट में, X मोल प्रोडक्ट घट गया बन गया और C से X मोल घट गए। अल्फ़ा बराबर मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड होते हैं, तो ऊपर X नीचे C टोटल मोल्स। तो यहाँ से X बराबर आ गया C अल्फ़ा, X बराबर C अल्फ़ा आ गया तो C माइनस X की जगह रख दिया C अल्फ़ा, और यहाँ केवल X था प्रोडक्ट की तरफ तो केवल C अल्फ़ा लिख दिया। तो कंसंट्रेशन क्या आ गई C माइनस C अल्फ़ा अपॉन V, जो क्या है मोलरिटी, और दूसरी कंसंट्रेशन C अल्फ़ा अपॉन B आ गई। तो यहाँ से KC निकाल लेंगे। KC में क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रख दो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है C अल्फ़ा अपॉन B अपॉन नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फ़ा अपॉन B, काट कूट के रख दो तो KC बराबर आ जाएगा C अल्फ़ा बराबर अपॉन C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। तो KC बराबर C अल्फ़ा अपॉन C कोष्टक में 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कट गया, यहाँ से आया था KC बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जो भी हमने इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 में पढ़ा था, लेकिन हमने ऐसे डेराइव नहीं किया था, यहाँ से आया था। ये हमने डेरिवेशन किया है कि KC बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ऐसे ही और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अब अगर दो प्रोडक्ट बने हैं तो वैसे ही डेराइव करके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है तो KC बराबर आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ऐसे खुद से भी 2-3 बार करेंगे तो समझ जाएंगे क्यों और कैसे है। उसके बाद याद रखना है कि K हो या KC हो या K हो या KB हो, सबके लिए C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। बाकी जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट होंगे उसके हिसाब से हम कर लेंगे। और डेल्टा एन जी एक बार फिर से याद कर लो कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, और सॉल्व कर लो। अल्फ़ा बराबर एक और फार्मूला है, इसे याद कर लो। अल्फ़ा बराबर अंडर रूट KC इंटू V अपॉन C या KP अपॉन P। KP क्या है, KP आपका प्रेशर का इक्विलिब्रियम प्रेशर का कांस्टेंट है KP, और नीचे P फॉर प्रेशर होता है। और यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें खुद से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगले पेज पे आए, यहाँ पर विच ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, किसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो सीधी बात, जिसका M कम, M मतलब मोलरिटी कम कंसंट्रेशन कम वॉल्यूम ज़्यादा, और अल्फ़ा उसी का हो जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बराबर होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर माना जाएगा विच ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सबको हमने देख लिया, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी
उसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है एक्स अपॉन सी। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन मोल। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है, चौथे ऑप्शन की है, 0.00001 है। तो कंसंट्रेशन कम तो अल्फ़ा हो जाएगा ज़्यादा, बात ख़त्म। ऐसे 2-4 क्वेश्चन अगर आए तो हम कर लेंगे यहीं से। उसके बाद अगला क्या है, इफ़ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसको 25 डिग्री सेल्सियस पर दोगुनी कर दी जाती है क्या, कंसंट्रेशन किसकी, OH आयंस की, एज प्योर वाटर, इट्स POH विल बी। इसका POH क्या होगा, POH क्या होगा, तो सीधी बात है, इसका POH निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। पानी की प्योर वाटर में कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है। तो OH माइनस की नई कंसंट्रेशन निकालने के लिए पुरानी OH की कंसंट्रेशन और प्योर वाटर वाली रख देनी है, और दोगुनी की है तो 2 × 2 कर दो, तो 2 × 10⁻⁷ कर दो, तो POH क्या आ जाएगी, 7 - log 2 करके POH वाले फार्मूले से POH निकाल लो। उसके बाद अगर POH पूछी है तो ठीक है, pH पूछी तो pH का आंसर लगा दो। चलो POH -14 करके, 14 - POH करके। गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं है, डेल्टा जी है, तो इसका फार्मूला है डेल्टा G0 + RT/IN3, डेल्टा G0 + RT/IN3। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G0 क्या होता है, डेल्टा G क्या होता है, 0, और डेल्टा G0 बराबर -RT/IN_K। के क्या है कि KC भी हो सकता है, KP भी हो सकता है, दोनों का फार्मूला वही है कि प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। अगर KP 1 से कम है तो IN_K पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा G निगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर बाई चांस के आपका जो है ज़्यादा है 1 से तो IN_K निगेटिव, डेल्टा G पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और K बराबर 1, IN_K बराबर 0, डेल्टा G0 बराबर 0 हो जाएगा। तो रिएक्शन की कोई बात ही आगे नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम खुद देख कर समझ लेंगे। बस यहाँ से हमारे इस चैप्टर की बात ख़त्म हो जाती है। आगे हमारा एक पार्ट है, वो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला, उसे हम खुद से 1-2 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। दैट्स ऑल। और ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल भी है, जिसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसे हम नोट्स से भी रिवाइज कर लेंगे, तो मोस्टली हो जाएगा। हाँ, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम जो हमारा है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए बस वही एक फार्मूला याद रख लो, टोटल प्रेशर बराबर 2 × √Kp1 + Kp2। और P क्या है, P आपका टोटल प्रेशर होता है, जो केवल प्रोडक्ट का अगर P निकालोगे तो ये हो जाएगा √Kp1 + Kp2। तो इससे भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करके हो जाएगा, बेसिक सी चीज़ें हैं।